नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं कोलकाता बेस्ड एक कंपनी की जो हाई क्वालिटी प्लास्टिक कंपाउंड्स का निर्माण करती है और भारत में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के लिहाज से ये सबसे बड़ी हाई क्वालिटी प्लास्टिक कंपाउंड मैन्युफैक्चरर कंपनी है। कंपनी का नाम है डी डेव प्लास्टिक्स लिमिटेड और इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के अध्ययन करने का अनुरोध हमें कल्पेश शाह साहब से और अब्दुल कादिर साहब से प्राप्त हुआ है। पहले शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह कंपनी के इतिहास से। तो ये जो कंपनी ओरिजिनली यानी डी डेव प्लास्टिक्स है, ये ओरिजिनली के कल्पना इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के रूप में 1985 में ये स्थापित हुई। पहली फैक्ट्री इन्होंने लगाई। 1993 में ये कंपनी बीएसई में लिस्टेड हुई और 2022 में इस कंपनी का यानी जो ओरिजिनल के कल्पना इंडस्ट्रीज लिमिटेड थी कंपनी, उसका डीमर्जर कर दिया गया, उसके एक डिवीजन को अलग कर दिया गया और उसका नाम रखा गया डी डेव प्लास्टिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और 2025 में यानी पिछले साल इस कंपनी की एनएसई में लिस्टिंग हुई। अगर इस कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन जो रीसेंट कॉर्पोरेट एक्शन हैं उसकी बात करें तो ₹1.25 तो ये टोटल साल में डिविडेंड दे देती है। फेस वैल्यू इसकी 1 है और इसके साथ ही साथ ये जो कंपनी है इसने 2023 जून में हर 10 शेयर के बदले में एक बोनस शेयर भी जारी किया, यानी बोनस और डिविडेंड ये देती रहती है। अब वीडियो के टॉपिक से थोड़ा सा डाइग्रेस होते हुए हम ये भी गैस करते हैं कि आखिर ये नाम डी डेव प्लास्टिक्स और ये के कल्पना ग्रुप्स ये आखिर रखे क्यों गए हैं। तो देखिए, इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ। एक फिल्म प्रोड्यूसर थे बहुत फेमस और वो उनका नाम था अर्जुन हिंगोरानी। तो वो जो साहब थे वो हमेशा एक तो 3 के यानी जब भी वो कोई फिल्म का निर्माण करते थे उसमें जो उनका टाइटल होता था उसमें के यहाँ से वो पिक्चर्स जो था उनका नाम शुरू होता था और धर्मेंद्र उसमें जरूर होते थे हीरो के रूप में। अगर कोई और भी हीरो होता था तो फिर भी धर्मेंद्र जो है ना वो उसमें अवश्य होते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि धर्मेंद्र का जो कैरियर उठाने में इनका काफ़ी योगदान रहा। तो अर्जुन हिंगोरानी साहब ने जो पिक्चर्स बनाई तो उसमें से कातिलों के कातिल, कब, क्यों और कहाँ, कहानी किस्मत की, कौन करे कुर्बानी, तो के टाइप के वो लेटर्स इस्तेमाल करते थे और ये अनुमान लगाया जाता है फिल्म इंडस्ट्री में कि वो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट की सलाह पर ऐसा किया करते थे। तो ऐसे ही ये जो डी डेव प्लास्टिक है, ये के कल्पना जो ग्रुप कंपनी है या जो ओरिजिनल नाम ये जो डी डेव प्लास्टिक्स का के कल्पना इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड था, तो वो भी शायद न्यूमरोलॉजी के ऊपर या न्यूमरोलॉजी से प्रभावित होकर बनाया गया। अब ये जो इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके नाम में भी उनका नाम नरेंद्र सुराना है, तो उनके नाम में भी डबल आर आता है और साथ ही साथ जो सुराना है उसमें भी एन जो है वो 2 बार आता है। अब ये डी डेव जो है ये इस कंपनी के सीईओ हैं और होल टाइम डायरेक्टर हैं। तो इस तरीके से ये मेरा अनुमान है कि संभवतः कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से या उसके बेसिस पे ये नाम रखे गए हैं। खैर, अब जानते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो देखिए, ये जो बिजनेस है जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, ये स्पेशलाइज्ड प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल है वो तैयार करता है, यानी ये कंपाउंड्स तैयार करते हैं। अब ये जो माल तैयार करते हैं ये खुद कोई प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाते नहीं है, ये प्लास्टिक प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। जैसे हमने एक राजू इंजीनियर्स का वीडियो बनाया था जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो वो राजू इंजीनियर्स है ना, वो प्लास्टिक की कोई चीज नहीं बनाता, प्लास्टिक के प्रोडक्ट नहीं बनाता, बल्कि प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाने वाली मशीनें बनाता है। तो इसी तरह ये जो कंपनी है यानी डी डेव प्लास्टिक्स जो है ये कोई फिनिश गुड्स नहीं बनाता। जैसे प्लास्टिक्स के बहुत सारे उपयोग होते हैं, चाहे चेयर बनाने में, चाहे कैबिनेट बनाने में, चाहे वाइट गुड्स के जो बॉक्सेस होते हैं जैसे फ्रिज के जो आउटर कवर होता है वो बनाने में। तो ये जो कंपनी है वो रॉ मटेरियल जो प्रोवाइड करती है किनको, जो फिनिश्ड गुड्स बनाती हैं उन कंपनीज को। तो ये जो प्रोवाइड करते हैं उन फिनिश्ड गुड बनाने वाली कंपनी को, तो ऐसा कहा जाता है ये प्लास्टिक कंपाउंड्स बनाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए केबल एंड वायर इंडस्ट्री है, तो केबल के ऊपर अंदर तो कॉपर होता है या एल्यूमिनियम होता है और उसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है प्लास्टिक की। तो वो जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है वो तो केबल मैन्युफैक्चरर बनाता है,
यानी जैसे मान लीजिए KEI हुआ या RR काबेल हुआ, तो इस तरह की कंपनी वो पूरा वायर बनाएगी। लेकिन वो जो ऊपर का मटेरियल जो खोल उसका है, वो जो खोल है उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है, वो बेसिकली ये डी डेव प्लास्टिक्स टाइप की कंपनीज हैं। अब अगर डी डे प्लास्टिक्स एग्जैक्टली क्या करता है, तो इसका प्रोसेस अगर समझें तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक प्लास्टिक रेजिन जो है वो इनका रॉ मटेरियल, इनका डी डे प्लास्टिक्स का, और वो प्लास्टिक रेजिन जो प्राप्त होता है वो हमें क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है। अब ये जो क्रूड ऑयल के, चूंकि ये डेरिवेटिव है, अब ये क्रूड ऑयल की कोई रिफाइनरी होती है, वहां पर ये माल तैयार होता है। तो ये जो माल प्राप्त करते हैं, यानी डीडेव प्लास्टिक्स अपने लिए जो रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं, वो या तो 70% तक या तो रिलायंस से प्राप्त करते हैं, या IOC से प्राप्त करते हैं, या ONG से प्राप्त करते हैं, ONGC से। और जो बाकी 30% है, वो जो 30% है वो बेसिकली ये मिडिल ईस्ट से प्राप्त करते हैं। और मिडिल ईस्ट से जो प्राप्त ये करते हैं, उसकी एक खास बात है कि इनको जो क्रेडिट पीरियड मिलता है, वो मतलब इनको नकद नहीं देना पड़ता, इनको कोई फ्री क्रेडिट पीरियड वो एक्सटेंड करते हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, मिडिल ईस्ट वाली पार्टीज। अब ये जो माल इन्होंने लिया, रॉ मटेरियल जो बेसिक प्लास्टिक रेजिन इन्होंने प्राप्त किया रिफाइनरी से, चाहे वो इंपोर्ट्स के थ्रू हो या लोकली यानी डोमेस्टिकली इन्होंने प्रोक्योर किया है, इनको ये इनके 5 प्लांट्स हैं। तो ये स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट पर और वेस्ट कोस्ट पर। तो वेस्ट बंगाल में है, इसके साथ ये सिलवासा में है, और साथ ही साथ दमन में है। तो यहाँ पर ये इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने का क्या मतलब, ये इसको हीटअप करते हैं, हीटअप करके कुछ इसमें कंपाउंड्स जो है ना वो उसकी मिक्सिंग कर देते हैं, और मिक्सिंग करके इनको पैलेट बना लेते हैं। पैलेट मतलब गोलियों की साइज में बना लेते हैं। और जो जो भी उत्पादक होता है, यानी जो फिनिश्ड गुड्स बना रहा है, चाहे वो टेबल चेयर बना रहा हो, चाहे विंडो की कैबिनेट प्लास्टिक से बना रहा हो, या कोई लेदर वाला मतलब जो फुटवियर टाइप की जो चीजें बना रहा हो, उनको ये सप्लाई कर देते हैं पैलेट्स की फॉर्म में। तो इनके जो ये जो प्रोसेस है, यानी वो रेजिन जो आपने लिया बेसिक रॉ मटेरियल लेके उसको गर्म करके उसकी उसमें कंपाउंड डाल के, और जो उसकी उसको पैलेट के साइज में डालना, ये बेसिकली कंपाउंडिंग बोलते हैं। और ये जो कंपाउंडिंग है, ये इनका वैल्यू एडिशन वाला एरिया, यानी ये काम करने से इनका जो प्रोडक्ट है वो जो फिनिश गुड्स बनाने वाले हैं उनके लिए एक रॉ मटेरियल के काम करता है। तो ये बेसिकली इनका प्रोडक्शन प्रोसेस है। अब ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज, मेजर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ये सप्लाई करते हैं, तो ये वायर एंड केबल के लिए कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके अलावा वाइट गुड्स जैसे टीवी फ्रिज के कैबिनेट वगैरह बनते हैं, तो वहाँ के लिए कंपाउंड बनाते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स के लिए ये कंपाउंड्स बनाते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल के लिए कंपाउंड्स बनाते हैं, जो प्लास्टिक की जो थैले बैग्स या जो जिसमें अनाज वगैरह ग्रेन्स वगैरह रखते हैं, तो वो उनके लिए ये कंपाउंड्स बनाते हैं। और जो फुटवेयर इंडस्ट्री है उनके लिए कंपाउंड बनाते हैं। अब जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, ये लार्जेस्ट पॉलीमर कंपाउंड मैन्युफैक्चरर हैं भारत के। और इनकी जो दिसंबर 2025 में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी, कितनी इनकी कैपेसिटी ये प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो थी 2,68,400 मीट्रिक टन। ये कंपाउंड टोटल तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनके मेजर प्रोडक्ट्स की। तो ये बेसिकली इनके 2 मेजर प्रोडक्ट हैं। जो पहला प्रोडक्ट है जिसमें ये मार्केट लीडर है, वो है SIO प्लास, SIO प्लास, CO प्लास आप कह सकते हैं, या XLPE, ये कंपाउंड है। अब इसका उपयोग क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये SIO प्लास और जो XLPE है, यहाँ पर ये मार्केट लीडर है। और ये XLPE का मतलब ये होता है क्रॉस लिंकिंग पॉलीएथिलीन। क्रॉस लिंकिंग पॉलीएथिलीन जो होता है, ये एक कवरिंग होती है, इंसुलेशन की कवरिंग, किसके ऊपर, जो हाई पावर केबल होती है ना। जब जैसे हमने, अगर आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं, तो हमने आपको ये बार बार बताया है कि जब पावर प्लांट से पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है, तो वो वेरी हाई वोल्टेज पे किया जाता है और बहुत हीट जनरेट होती है। तो हीट अगर नॉर्मल कोई PVC होगा या नॉर्मल पॉलीएथिलीन होगा, तो वो जो कवरिंग कोटिंग जो है ना, वो गर्मी के कारण पिघल सकती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बहुत बार जब घरों में या किसी फैक्ट्री में ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती है, तो तार जो है ना वो आपस में पिघल के शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो
ऐसी कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जो हाई पावर केबल्स होती हैं, जहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज पे पावर ट्रांसमिशन किया जाता है, उसके लिए जो कवरिंग होती है इंसुलेशन की फॉर्म में, तो वो जो होती है वो CO प्लस होती है या XLPE या हाई या क्रॉस लिंकिंग पॉलीएथिलीन होता है। तो इनका उपयोग जैसे मैंने बताया पावर केबल्स में होता है, हाई वोल्टेज केबल्स में होता है, अंडरग्राउंड केबल्स में होता है, और ये भारत की एकमात्र यानी डी डेव प्लास्टिक्स भारत की एकमात्र कंपनी है जो 66 केवी यानी हमारे घर में जो बिजली आती है वो आती है वो 220 वोल्ट पे, तो 66 किलो वोल्ट 66,000 वोल्ट की और 132 केवी यानी 1,32,32,000 जो वोल्ट पर जो पावर ट्रांसमिशन होता है उसके लिए जो कवरिंग बनती है उसका ये कंपाउंड बनाते हैं, यानी डी डेव प्लास्टिक उसका कंपाउंड बनाते हैं। इस सेक्शन से या ये वाला जो इनका मेजर प्रोडक्ट है जहां ये मार्केट लीडर है, और 71% जो रेवेन्यू इनका आता है वो इस प्रोडक्ट से आता है। दूसरा है वो पीवीसी कंपाउंड से बनाते हैं। ये जो पीवीसी कंपाउंड्स होते हैं ये बेसिकली वायर और केबल इंडस्ट्री में काम आता है। इसके अलावा जो फुटवियर इंडस्ट्री है वहाँ काम आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन के काम आता है, छोटे मोटे जो प्लास्टिक के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना वो बनाने के काम आता है, और यहाँ से इनका रेवेन्यू 10% आता है। तो ये टोटल मिला के ये जो दो प्रोडक्ट्स इनके हैं, एक CO प्लस XLP और साथ ही साथ पीवीसी कंपाउंड्स, यहाँ से टोटल मिला के इनका रेवेन्यू 81% आता है, 71 प्लस 10%। इसके अलावा ये कुछ अन्य प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जहां से इनका कुल मिला के रेवेन्यू 19% आता है। तो ये एंटीफैब बनाते हैं। एंटीफैब का मतलब वो धागे, प्लास्टिक के वो धागे जिनसे जो बैग्स वगैरह होते हैं वो बनाए जाते हैं। मास्टर बैचेस बनाते हैं। मास्टर बैचेस का मतलब वो कलर जो प्लास्टिक में डालने पर कोई पर्टिकुलर जो प्लास्टिक है वो कोई पर्टिकुलर कलर ले लेता है। इसके अलावा ये इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स भी बनाते हैं जिससे वाइट गुड्स या जैसे टीवी या फ्रिज के कैबिनेट्स वगैरह बनते हैं। और फिर ये इनका एक नया प्रोडक्ट भी है जो हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट जो कवरिंग है वो बनाते हैं। तो हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट का मतलब ये है कि आग नहीं लगती, और हेलोजन फ्री जो है वो है ये कंपाउंड। हेलोजन जो होता है वो ऐसा माना जाता है कि वो नुकसान करता है, तो पीवीसी का रिप्लेसमेंट एक्चुअली ये हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट या HFFR ये कोटिंग जो है ये पॉपुलर हो रही है। तो पहली चीज तो ये कि जो सोलर इंडस्ट्री में ये जो है ये बड़ी पॉपुलर होती है क्योंकि ये सोलर इंडस्ट्री के लिए एक एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन का माध्यम है। दूसरी बात ये जो गवर्नमेंट का एक मैंडेट है कि तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितने मेट्रोज में, साथ ही साथ ये जो हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में जो हाई रिस्क एरिया है वहाँ पे ये जो इस और मॉल्स में, तो यहाँ पर क्या है कि चूंकि जो क्लोराइड से जो पॉल्यूशन होता है वो ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट का मैंडेट है कि इन 4-5 जगहों पर असेंशियली ये हेलोजन फ्री फ्लेम रिटार्डेंट कोटिंग जो है या HFFR की जो कोटिंग है ये यूज की जाए, पीवीसी की कोटिंग यूज नहीं की जाए। अब इनका जो रेवेन्यू की बात करें तो ये 73% इनका जो रेवेन्यू आता है वो डोमेस्टिकली आता है, भारत से आता है, और 27% जो रेवेन्यू आता है वो ये एक्सपोर्ट से आता है, और ये लगभग 55 कंट्रीज में मोर और लेस ये एक्सपोर्ट करते हैं। 80% जो इनका रेवेन्यू आता है, अगर इंडस्ट्री वाइज सेगमेंट की मैं बात करूं तो 80% के लगभग जो इनका रेवेन्यू आता है वो वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज से आता है, और अपार इंडस्ट्रीज, केईसी इंटरनेशनल, केईआई, पॉलीकैब, पैरामाउंट, यहाँ से इनका जो रेवेन्यू है मतलब टोटल रेवेन्यू का 22% ये 3-4 जो कंपनीज मैंने बताई, अपार इंडस्ट्रीज, केईसी इंटरनेशनल, केईआई, पॉलीकैब, पैरामाउंट, यहाँ से आता है। अब असेंशियली आप जान ही गए होंगे कि ये B2B बिजनेस है, यानी ये जो बिजनेस है ये एक किसी अन्य बिजनेस को अपना माल सप्लाई करता है, तो नेचुरली मार्जिन्स कम होते हैं। दूसरी बात ये कि इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपना रखी कि जब भी इनके पास कोई ऑर्डर आता है तो ये क्या करते हैं कि ये अपना जो जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का बना रखा है कि ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करते हैं। कॉस्ट प्लस का मतलब ये, भाई मेरा तो क्रूड ऑयल से कि मेरा जो रॉ मटेरियल है या जो मैं आपको माल सप्लाई करूंगा वो माल बनेगा कैसे, वो बनेगा वो क्रूड ऑयल से प्राप्त एक
प्लास्टिक रेजिन से। अब क्रूड ऑयल की प्राइसेस अगर ऊपर नीचे होती हैं तो प्लास्टिक रेजिन का जो बेसिक मटेरियल होता है वहाँ उसकी प्राइसेस भी ऊपर नीचे होती है। अब जब उसकी प्राइसेस ऊपर नीचे होती है तो मैं कैसे जज करूँ कि भाई ये तो कि अचानक से कोई जियोपॉलिटिकल इश्यू हो गया या डिमांड सप्लाई का इश्यू हो गया तो बहुत वाइडली क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये जो आगे बिजनेस वाले होते हैं इनको ये बोल देते हैं कि मेरी जितनी कॉस्ट आएगी एक सर्टेन डेट पे जब आप ऑर्डर दोगे उसके साथ ही साथ मैं अपना मार्जिन ऐड करके वो आपकी बेसिकली आपकी प्राइस होंगे उस रेट में मैं आपको दूंगा। कम क्रूड की रेट होगी, कम मेरी बेसिक मेरे रॉ मटेरियल जो रेजिंग है प्लास्टिक रेजिन की रेट अगर कम होगी तो कम पे दे दूंगा, अगर हायर होगी तो हायर पे दे दूंगा। तो इस प्रकार से ये कोशिश ये करते हैं इनका मार्जिन जो है ना वो प्रोटेक्ट रहे। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इस डी डे प्लास्टिक टाइप की जो इंडस्ट्रीज है उसको पुश प्रोवाइड करते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि देखिए डे बाय डे प्लास्टिक के जो यूजेस है ना वो बढ़ते जा रहे हैं और ये एक इनडिस्पेंसिबल चीजें हो गई हैं। और जैसे जैसे जीडीपी बढ़ती है किसी भी कंट्री की वैसे वैसे जो पर कैपिटा प्लास्टिक की जो डिमांड है ना वो भी बढ़ती है। तो भारत की जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगी वैसे वैसे प्लास्टिक की डिमांड भारत में बढ़ेगी। दूसरी चीज ये कि गवर्नमेंट का पॉलिसी पुश है। पॉलिसी पुश का मतलब ये गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिफिकेशन पे बहुत ज्यादा जोर है, आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास है। और चाहे वो रिन्यूएबल के क्षेत्र में हो या नॉर्मली जो हमारे घरों में जो ट्रेडिशनल सोर्सेज से बिजली आती है उससे आए। तीसरी चीज़ ये कि जैसे जैसे हाउसिंग की और इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे वायर्स एंड केबल्स की जो डिमांड है वो असेंशली बढ़ेगी बढ़ेगी। अब इस कंपनी के नए इनिशिएटिव्स की बात करें तो इन्होंने एक नया कदम रखा है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के क्षेत्र में। ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है उसको तैयार करेंगे अपनी फैक्ट्री में। उसके लिए फैक्ट्री लगा रहे हैं 1500 से 150 से 200 करोड़ का। उसमें इन्होंने अपने इंटरनल अप्रूवल से यानी खुद के पैसे से उधार लेके नहीं, वहां से 150 से 200 करोड़ ये लगाएंगे उस प्लांट में जो BESS की फैक्ट्री स्थापित करेगा। और ये जो फैक्ट्री है ये ऑपरेशन हो जाएगी अगले इस वित्तीय वर्ष के Q3 के, या आप समझें अगले वित्तीय वर्ष के एंड में आप ये समझ लें तब तक ये BESS कैपेसिटी ये चालू हो जाएगी इनकी। इनका ये मानना है कि जैसे जैसे डिमांड आती रहेगी वैसे वैसे हम ये हमारी जो फैक्ट्री है इसको भी स्केल अप करेंगे और पहले हम अच्छा प्रोडक्ट देके जो हमारे जो ग्राहक हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इस पावर के क्षेत्र में जो ग्राहक हैं उनसे EPC कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेंगे और धीरे धीरे इस हमारी कैपेसिटी को BESS की कैपेसिटी को हम इम्प्रूव करेंगे या स्केल अप करेंगे। अब ये BESS क्या होता है इसके बारे में हमने कई पहले वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी सारे वीडियोस हैं उनको आप देख के डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि BESS या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आखिर क्या है और कैसे काम करता है। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो देखिए 1985 से ये इस बिजनेस में प्लास्टिक के बिजनेस में, और ये जो है ये इनकी एक बहुत ही मतलब इनको इंडस्ट्री का इन आउट पता है कि ये कोई नए नहीं है इस इंडस्ट्री में और बड़े बड़े ये अप्स एंड डाउन इन्होंने देखे होंगे इस 40 साल के पीरियड में। दूसरी बात ये है कि ये भारत के सबसे बड़े जो पॉलीमर कंपाउंड मेकर है। तीसरी चीज ये है कि जो इनका रेवेन्यू है रीजनेबली डाइवर्सिफाइड है, पूरी तरह तो डाइवर्सिफाइड नहीं है क्योंकि इनका एक ही प्रोडक्ट जो है ये जो XLPE है यहाँ से इनका जो रेवेन्यू 71% आता है। फिर इनकी जो प्लांट की लोकेशन है स्ट्रेटेजिक है, जैसे मैंने बताया ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में इनके प्लांट लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल दमन और सिलवासा में। और जिससे इनकी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ना भाई आप इंपोर्ट करेंगे और साथ ही साथ आप थोड़ा ये एक्सपोर्ट भी कर देंगे तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना ये बेसिकली ये कम करने की कोशिश करते हैं जो कोस्ट के पास इनके प्लांट के रहने से। अगर इनकी वीकनेस की बात करूं तो सबसे बड़ी वीकनेस तो ये है कि ये जो इंडस्ट्री है ना ये हाईली फ्रेगमेंटेड है, छोटे बड़े काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं और जो छोटे प्लेयर्स हैं जो उनके लिए एंट्री बैरियर्स लो हैं। अगर किसी के पास रीजनेबली हाई मतलब इसमें जो एंट्री बैरियर एक है ना वो इस बात से है कि इसमें थोड़ा प्लांट लगाने में कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। इसके अलावा टेक्निकली ये जो कोई काम है ना ये कोई ऐसा काम नहीं कोई बहुत हाई फाई काम है या ऐसी चीज़ें कोई कर नहीं सकता। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि लो एंट्री बैरियर और हाईली फ्रेगमेंटेड है तो कंपटीशन ज़्यादा होता है। दूसरी बात ये है कि जो बड़ी केमिकल कंपनीज है ना तो बोरियालिस AG हुआ
या जो डाउ केमिकल्स टाइप की जो कंपनीज हुई, जो वर्ल्ड में बड़ी केमिकल कंपनीज हैं, ये एक्चुअली इनके साथ इनको उन वहाँ से जो इंपोर्ट होता है उनसे इनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। हालांकि ये वाली जो कंपनीज है ना, ये जो दो कंपनीज मैंने बताई, बोरियलिस ईची और डाउ केमिकल्स, ये बेसिकली वेरी हाई जो जो पावर केबल्स की जो शीथिंग है ना, वो जो प्लास्टिक कंपाउंड्स बनते हैं एक्चुअली उस एरिया में डील करते हैं। फिर भी आप ये समझ लीजिए इनसे कंपटीशन तो है ही। तीसरी चीज ये है कि जो इनका रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, वो बेसिकली इनका क्रूड ऑयल्स का डेरिवेटिव है, और क्रूड ऑयल जो है वो फ्लक्चुएट करता है। तो अगर आपने अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कॉस्ट प्लस प्राइसिंग टाइप का किसी पर्टिकुलर ग्राहक से अगर अरेंजमेंट नहीं कर रखा है, तो जो क्रूड ऑयल से की प्राइसिंग से जो इनका फ्लक्चुएशन होता है उसे उनसे इनके मार्जिन जो है ना वो बड़े इंपैक्टेड होते हैं। चौथी चीज, कुछ पार्ट ये इंपोर्ट करते हैं, कुछ पार्ट ये अपना जो अपना माल बनाकर ये एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जो डॉलर की फ्लक्चुएशन होती है उससे भी ये प्रभावित होते हैं। अब मार्केट कैप की बात करें तो 2970 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल है, हर 100 रुपए की इक्विटी और 5 रुपए का कर्ज है, तो कोई खास बात नहीं। आरओई बहुत ही अच्छा है 25% का, और पी भी काफ़ी रीजनेबल है 15%। दिसंबर अगर 2025 के अभी रिसेंटली जो रिजल्ट्स आए, इसमें इनकी सेल्स ईयर ऑन ईयर जो है वो 11% बढ़ी, और जो प्रॉफिट है वो 3% बढ़ा। 3 इयर्स की सेल की बात करूं तो 5% इनकी सेल 3 साल में बढ़ी है, और 3 साल में जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 50% बढ़ा है। प्रमोटर के पास इस कंपनी में 75% स्टेक है काफ़ी टाइम से, और एफआईआई और डीआईआई के पास 1-1% है, 1-1% ईच, और पब्लिक के पास रेस्ट 23% है। तो अगर वीडियो को समराइज करूं तो देखिए, ये स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी मार्केट लीडर है अपने एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। दूसरी बात, ये सबसे बड़ी प्लास्टिक कंपाउंडिंग की इनकी फैसिलिटी है, तो ये चीज़ तो इसके लिए प्लस है। अब हो क्या रहा है कि बाजार में अभी स्मॉल कैप के लिए माहौल जो है ना वो ठीक नहीं है, और स्मॉल कैप के लिए आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि अभी जिस तरीके से स्मॉल कैप गिर रहे हैं, और अगर आपने कोई रीजनेबल वैल्यूएशन पे उसको ले रखा है तो आप चिंता मत कीजिए। एक तरीका ये होता है, मतलब एक ये कहा जाता है कि स्मॉल कैप जो है ना वो अपने पीक से 50-60% गिर सकते हैं किसी भी टाइम। तो इसलिए अगर आपने रीजनेबल वैल्यूएशन पे ले रखा है, तो वो जो वैल्यूएशन अगर आपका स्मॉल कैप शेयर आपका लिया हुआ नीचे गिर गया तो और भी वो वैल्यूएशन रीजनेबल हो गई है। लेकिन अगर आपने अनाप शनाप वैल्यूएशन पे ले रखा है तो आप ये भी बात समझ लीजिए कि आप दोबारा वो भाव जिस पे आपने अगर पीक पे ले लिया, तो वो भाव दोबारा आप कम से कम आने वाले 5 सालों में नहीं देखेंगे। स्मॉल कैप, मेरा ये अंदाजा है, अगले 3-4-5 महीने में बॉटम आउट हो जाएंगे और फिर एक अप साइकिल बनेगा। तो ये जो डी डेव प्लास्टिक टाइप की कंपनीज हैं वो उसी टाइम जो है वो चलेंगी। अभी फिलहाल इनके लिए कोई बहुत अच्छा चलने का माहौल नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टर है उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है उसका पेशेंस। और जिस तरीके से अगर आप ट्रेडर हैं तो आपकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि आपका स्टॉप लॉस। तो जो नुकसान, देखिए दो तरीके से नुकसान हो सकता है। एक नुकसान है कि मेरा कैपिटल का लॉस हो जाए, मैं स्टॉप लॉस लगाऊं वो नीचे आ जाए, या मैंने खरीदा है तो नीचे आ जाए, अगर मैंने बेचा तो ऊपर चला जाए, तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। तो एक तो कैपिटल का नुकसान। अब आप कैपिटल का नुकसान नहीं करना चाहते, यानी आप ट्रेडर नहीं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आप किसका नुकसान करते हैं? आप टाइम देने को तैयार हैं लेकिन कैपिटल का नुकसान करने को तैयार नहीं है। तो आपको इन्वेस्टर के रूप में, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो शांति से बैठना चाहिए, ऐसी कंपनीज को नोट करके रखना चाहिए, और जब इनका सही मौका आए तो इनको लपक लेना चाहिए। ये कंपनीज, इस तरह की कंपनीज जो होती हैं, ये जब स्मॉल कैप में तेजी आएगी तो जरूर चलेंगी। मेरी इस शेयर में या किसी अन्य शेयर में खरीदने और बेचने की कोई राय नहीं है। आप किस लेवल पे आपको खरीदना, या खरीदना भी है या नहीं खरीदना, इसका निर्णय कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करें। मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया है, एक जनरल बात मैंने आपको बताई है कि स्मॉल कैप्स में किस तरह के एक्शंस होते हैं। तो अगर आप 2020 के बाद आए तो आप चिंता करने की कोई खास बात है नहीं। 50% 60% स्मॉल कैप में गिरावट एक आम बात है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।